नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि कुलरिया सर की बुक प्राचीन भारतीय वस्तुनिष्ठ में आज 15वां चैप्टर राजपूत वंश के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, चौहान वंश के बारे में, चालुक्य या सोलंकी वंश के बारे में, चंदेल वंश, परमार वंश, गहड़वाल वंश, कलचुरी चैदी वंश, पाल वंश और सेन वंश के बारे में। तो इन सभी राजवंशों से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। करते हैं आज की क्लास को शुरू। पहला प्रश्न है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्रह्मा से किसने मानी है? राजपूतों की उत्पत्ति ब्रह्मा से किसने मानी है? ब्राह्मणों से किसने मानी है? तो राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी है डॉक्टर भंडारकर ने। द नंबर ऑप्शन। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी है, जिसमें वत्स गोत्र ब्राह्मण का उल्लेख है। इसके अलावा गोपीनाथ शर्मा व दशरथ शर्मा ने भी राजपूतों के कई राजवंशों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी है। डॉक्टर दशरथ शर्मा परमारों को ब्राह्मण वंशी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में राजपूतों को हूणों की संतान बताया? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपने पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में राजपूतों को हूणों की संतान बताया? वी.ए. स्मिथ। ए नंबर ऑप्शन। उपरोक्त सभी राजपूतों को विदेशियों और अनार्यों की संतान मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज विजय व हमीर महाकाव्य ग्रंथों के अनुसार राजपूत कौन थे? राजपूत सूर्यवंशी। पृथ्वीराज विजय और हमीर महाकाव्य के अनुसार जो राजपूत है जो सूर्यवंशी थे। बे नंबर ऑप्शन। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, सुजान चरित आदि ग्रंथों में चौहानों को सूर्यवंशी माना गया है। पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने राजपूतों की सभी 36 शाखाओं को सूर्य, चंद्र और यदुवंशी बताया। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, सी.वी. वैद्य और जगदीश सिंह गहलोत ने भी राजपूतों को क्षत्रियों की सूर्यवंशी या चंद्रवंशी शाखाओं के वंशज माना है। हर्षनाथ शिलालेख सीकर का हर्षनाथ शिलालेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। आबू पर्वत शिलालेख जो 1285 ईस्वी का है, वह श्रृंगी ऋषि का लेख जो 1428 ईस्वी का है, में गुहिल वंशी राजपूतों को सूर्यवंशी रघुकुल बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों के अनुसार चंद्रवंशियों का मूल स्थान था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशियों का मूल स्थान कौन सा था? तो प्रतिष्ठानपुर, उत्तर प्रदेश, वर्तमान झुंसी और प्रयागराज का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आबू पर्वत पर अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किस रचना में दिया गया है? आबू पर्वत पर अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किस रचना में दिया गया? पृथ्वीराज रासो में। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन राजवंशों की उत्पत्ति आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से मानी जाती है? निम्नलिखित में से किन राजवंशों की उत्पत्ति आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से मानी जाती है? तो चाहमान की, चालुक्यों की, परमारों और प्रतिहारों, इन चारों की यह जो उत्पत्ति आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से मानी गई है। द नंबर ऑप्शन 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है और ये सिद्धांत देने वाले इतिहासकारों के नाम दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर पर है राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से या विदेशी उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया था, यह दिया था कर्नल टोड ने। राजपूतों की हुण उत्पत्ति बताया था भंडारकर ने। अग्निकुंड से उत्पत्ति बताया था चंद्रबरदाई ने। और क्षत्रिय उत्पत्ति बताया था जी.एच. ओझा ने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। तो सी, डी, बी और ए, द नंबर ऑप्शन। डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी है। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि अग्निवंश प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान गुर्जर जाति के थे और यह गुर्जर जाति श्वेत हूणों के साथ निकटता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमीर महाकाव्य के अनुसार चाहमान या चौहान थे। हमीर महाकाव्य के अनुसार चाहमान या चौहान कौन थे? सूर्यवंशी।
ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी पृथ्वीराज रासो व कुमारपाल चरित के अनुसार राजपूतों के कितने वंशों का उल्लेख मिलता है। राजतरंगिणी पृथ्वीराज रासो व कुमारपाल चरित के अनुसार राजपूतों के कितने वंशों का उल्लेख मिलता है। 36 वंशों का। सही नंबर ऑप्शन। अब हम इन राजपूतों में सबसे पहले वंश गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई। गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं कहाँ बताई, किसने बताई, तो यह बताई थी मोहनोत नैणसी ने। बे नंबर ऑप्शन। 26 शाखाओं में से 2 शाखाएं राजस्थान में भीनमाल व मंडोर थी, जिनमें से मंडोर सबसे प्राचीन शाखा थी। गुर्जर प्रतिहार स्वयं को भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज बताते हैं, जबकि पृथ्वीराज रासो में उन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिहारों का मूल पुरुष था। प्रतिहारों का मूल पुरुष कौन था। हरिश्चंद्र। द नंबर ऑप्शन। प्रतिहारों की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीन मंडोर की शाखा है, जिसका मूल पुरुष आदि पुरुष प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र को माना गया है। कठियाला शिलालेख के अनुसार हरिश्चंद्र नामक एक ब्राह्मण विद्वान था, जिसे जिसे रोहिल सिद्धि भी कहा जाता है। अभिलेख के अनुसार इसकी 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मण व दूसरी क्षत्रिय भद्रा। भद्रा से उत्पन्न क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। इसके पुत्र थे भोगभट, कक, रज्जिल और दद। इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीता और गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार शासक वत्सराज को विशुद्ध क्षत्रिय माना गया है। हरिश्चंद्र ऑप्शन में ना हो तो नागभट्ट फर्स्ट ऑप्शन में हो तो नागभट्ट फर्स्ट भी उत्तर कई परीक्षाओं में माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम किस अभिलेख में शून्य का प्रमाण मिला है। भारत में सर्वप्रथम कौन से अभिलेख में शून्य का प्रमाण मिला है, तो यह मिला है भोज के ग्वालियर अभिलेख में। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक था। गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक कौन था, तो गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक था नागभट्ट फर्स्ट। बे नंबर ऑप्शन। नागभट्ट फर्स्ट 730 से 756 ईस्वी जालोर, अवंती और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक। उसने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। उसके उत्तराधिकारियों ने बाद में कन्नौज को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्जरों की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित मान्यताओं में से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। गुर्जरों की उत्पत्ति से संबंधित मान्यताओं में कौन सा सुमेलित नहीं है। जॉर्ज कैनेडी ने जो ईरानियों से उत्पत्ति बताई, डॉक्टर ओझा ने क्षत्रिय बताया, कनिंघम ने कुषाण बताया था, और विदेशी विदेशी जो के एम मुंशी ने नहीं बल्कि के एम मुंशी ने इन्हें भारतीय मूल का कहा था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, के एम मुंशी, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भारतीय मूल का माना। डॉक्टर भंडारकर ने विदेशी माना है। स्मिथ, स्टेनफोनी, ब्यूलर व हार्नेले ने हूणों का वंशज माना है। तो सही नंबर ऑप्शन है जो इसका असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया। ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक किसे कहा। नागभट्ट फर्स्ट को। बे नंबर ऑप्शन। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट फर्स्ट को मलेच्छों का नाशक और नारायण का अवतार कहा है। इसका दरबार नागावलोक का दरबार कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योतन सूरी द्वारा रचित कोल्यमाला व जिनसेन सूरी द्वारा रचित हरिवंश ग्रंथ किस गुर्जर प्रतिहार शासक के काल में लिखे गए। उद्योतन सूरी द्वारा रचित कोल्यमाला और जिनसेन सूरी द्वारा रचित हरिवंश ग्रंथ कौन से गुर्जर प्रतिहार शासक के काल में लिखे गए थे, तो ये लिखे गए थे वत्सराज के काल में। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणहस्तेन का विरुद्ध किस प्रतिहार शासक को प्राप्त था। रणहस्तेन का विरुद्ध है जो किस प्रतिहार शासक को प्राप्त था। वत्सराज को। सही नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रतिहार शासक को आदि वराह की उपाधि प्राप्त थी। किस प्रतिहार शासक को आदि वराह की उपाधि प्राप्त थी। मिहिर भोज को। बे नंबर ऑप्शन। मिहिर भोज प्रथम गुर्जर प्रतिहारों के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। अरब यात्री सुलेमान ने इसे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताते हुए इस्लाम का शत्रु बताया है। सुलेमान ने मिहिर भोज की सैन्य ताकत
और उसके राज्य में व्याप्त शांति और व्यवस्था की प्रशंसा की। ग्वालियर अभिलेख में इसकी उपाधि आदि वराह मिलती है और मुद्राओं पर भी यह उपाधि अंकित है, जबकि दौलतपुर अभिलेख में इन्हें प्रभास कहा है। मिहिर भोज पाल शासकों देवपाल, विग्रहराज व नारायण पाल तथा राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहारों के पतन के कारण थे। गुर्जर प्रतिहारों के पतन के क्या कारण थे? प्रतिहारों के सामंत व परिवारों के व्यक्तियों में फूट, पाल, राष्ट्रकूट व अरबों से लगातार संघर्ष से सैनिक क्षमता का ह्रास, महमूद गजनी का आक्रमण। तो ये तीनों ही जो कारण है ये गुर्जर प्रतिहारों के पतन के प्रमुख कारण थे। द नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजशेखर निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक के काल से संबंधित नहीं है? राजशेखर है जो निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक के काल से संबंधित नहीं है? तो महेंद्रपाल, महिपाल और भोज सेकंड, ये तीनों है जो राजशेखर के समकालीन थे। वत्सराज है जो इसके समकालीन नहीं था। हरविलास, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल भारत, बाल रामायण, विदुषाल भंजिका आदि ग्रंथ राजशेखर द्वारा रचित है। महेंद्रपाल को राजशेखर ने रघुकुल तिलक भी कहा है। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी की रचना प्राकृत में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष किस गुर्जर प्रतिहार शासक के समय प्रारंभ हुआ? कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष है जो कौन से गुर्जर प्रतिहार शासक के समय प्रारंभ हुआ था? वत्सराज के समय। बे नंबर ऑप्शन। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज को पराजित किया। वत्सराज को राजपुताना में शरण लेकर बचना पड़ा। वत्सराज ने मध्य राजपुताना की भंडी जाति को पराजित कर उसका राज्य छीन लिया। अब बाउक के ओसिया अभिलेख में इसकी पुष्टि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्भय नरेश व रघुकुल चूड़ामणि के नाम से किस प्रतिहार शासक को जाना जाता है? निर्भय नरेश और रघुकुल चूड़ामणि के नाम से कौन से प्रतिहार शासक को जाना जाता है? तो यह प्रतिहार शासक है महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल फर्स्ट। द नंबर ऑप्शन। महेंद्रपाल के दरबारी राजशेखर ने महेंद्रपाल को निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय नरेंद्र कहा है। इसके अलावा परम भट्टारक, परम भागवत, महाराजा धीराज व प्रेम परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज व मंडोर विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक, महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज व मंडोर विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक, महाराजा धीराज की परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? नागभट्ट सेकंड ने। नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से पराजित हुआ, लेकिन 816 ईस्वी में कन्नौज के शासक चक्रायुद्ध को परास्त किया और कन्नौज को राजधानी बनाया। चक्रायुद्ध धर्मपाल का आश्रित था, अतः इसके पश्चात नागभट्ट ने मुंगेर के युद्ध में पाल शासक धर्मपाल को परास्त किया और परम भट्टारक, महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। 833 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जल समाधि ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी के दौरान 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत में किस वंश का शासन रहा था? तो प्रतिहारों का। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अरब यात्री जिसने गुर्जर प्रतिहारों को जुज्र कहकर संबोधित किया, तो यह प्रसिद्ध अरब यात्री कौन था? तो यह अरब यात्री था सुलेमान। 6 नंबर ऑप्शन। सुलेमान जो मिहिर भोज प्रथम के समय ही यात्रा पर आया, ने राष्ट्रकूटों को बलहर, पालों को रुहुमा व प्रतिहारों को जुज्र या गुर्जर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडोर के प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम का बेटा जिसने मंडोर में एक सन्यासी के रूप में जीवन बताया। मंडोर के प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम का बेटा जिसने मंडोर में एक सन्यासी के रूप में जीवन बिताया, कौन था वह? तात। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो यह की थी नागभट्ट फर्स्ट ने।
किस प्रतिहार शासक ने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया? जालोर को अपनी राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक कौन था? नागभट्ट फर्स्ट। राजस्थान में प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र के समय राजधानी मंडोर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली किस शासक से शुरू होती है? मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली है जो किस शासक से शुरू होती है? रजिल से। बे नंबर ऑप्शन। मंडोर शाखा का प्रथम शासक रजिल को माना जाता है। बाउक के जोधपुर अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रथम पुरुष हरिश्चंद्र या हरिचंद का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रतिहार शासक को राजशेखर ने रघुकुल मुकुटमणि और आर्यावर्त का महाराजा धीराज का? कौन से प्रतिहार शासक को राजशेखर ने जो रघुकुल मुकुटमणि और आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहा था? महिपाल फर्स्ट को। ए नंबर ऑप्शन, सॉरी से नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया? कौन से अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा है? तो देवली अभिलेख में, नीलगुंड अभिलेख में, रामनपुर अभिलेख में और करहाड़ अभिलेख में। इन चारों ही अभिलेखों में जो प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गुर्जर प्रतिहार शासकों का सही क्रम क्या था? निम्नलिखित गुर्जर प्रतिहार शासकों का सही क्रम क्या था? तो इसमें सबसे पहले वत्सराज के पश्चात नागभट्ट सेकंड, फिर मिहिर बोज और सबसे अंत में आएंगे राज्यपाल। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक था वह था यशपाल। द नंबर ऑप्शन। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक सबसे पहले नागभट्ट फर्स्ट, फिर ककुक, देवराज, वत्सराज, नागभट्ट सेकंड, रामभद्र, मिहिर भोज या भोज फर्स्ट, महेंद्रपाल फर्स्ट, भोज सेकंड, महिपाल फर्स्ट, महेंद्रपाल सेकंड, देवपाल, विनयकपाल सेकंड, महिपाल सेकंड, विजयपाल, राज्यपाल, त्रिलोचनपाल और अंतिम शासक यशपाल। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। इसके बाद 1093 ईस्वी में गहडवाल नरेश चंद्र देव ने प्रतिहारों से कन्नौज को छीनकर उसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ताम्रपत्र लेख के आधार पर कनिघम महोदय ने राजपूतों की उत्पत्ति कुषाण जाति यूएचई से बताई है? किस ताम्रपत्र लेख के आधार पर कनिघम महोदय ने राजपूतों की जो उत्पत्ति है यह कुषाण जाति यूएचई से बताई है? तो ब्रोंज गुर्जर ताम्रपत्र। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटियाला शिलालेख का संबंध किस गुर्जर प्रतिहार शासक से है? घटियाला शिलालेख का संबंध कौन से गुर्जर प्रतिहार शासक से है? कक्कुक से। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख गुर्जर प्रतिहार शासक बाउक की प्रशस्ति है? कौन सा अभिलेख है जो गुर्जर प्रतिहार शासक बाउक की प्रशस्ति है? तो यह मंडोर का अभिलेख। स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिहार अभिलेखों में राज्य के अधिकारियों को कहा गया, प्रतिहार अभिलेखों में राज्य के अधिकारियों को क्या कहा गया? राजपुरुष। स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा मिहिर भोज के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? राजा मिहिर भोज के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? गलत कथन कौन सा है? तो पहला कि वे नागभट्ट सेकंड के पुत्र थे, तो वे नागभट्ट सेकंड के पुत्र नहीं थे बल्कि मिहिर भोज जो है ये रामचंद्र के पुत्र थे। नागभट्ट सेकंड जो मिहिर भोज के दादा थे, तो एक नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा कि उसके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी, मिहिर भोज के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी, यह सही है। अरब यात्री अल मसूदी ने उन्हें राजा बोरा का नाम दिया था, तो यह भी सही है। तो ऐसा अर्थात सही नहीं है एक नंबर ऑप्शन। केवल एक, ए नंबर ऑप्शन, केवल एक सही नहीं है क्योंकि मीर भोज के पिता का नाम रामभद्र, दादा का नाम नागभट्ट सेकंड था। अल मसूदी गुर्जर प्रतिहार को अल गुर्जर व इसके शासकों को बोरा कहता है।
अतः इस वंश के अन्य शासकों के लिए भी बोरा शब्द लिखा मिलता है, जैसे कुछ स्रोतों में महिपाल फर्स्ट को भी बोरा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोदय या महोदया किसका पुराना नाम था? महोदया किसका पुराना नाम था? कन्नौज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार अभिलेखों से संदर्भित सिक्कों का नाम है। गुर्जर प्रतिहार अभिलेखों से संदर्भित सिक्कों का क्या नाम है? द्रम। स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल व प्रतिहार शासन काल में पटल्ला क्या था? तो पटल्ला एक प्रशासनिक इकाई थी। विषय से नीचे की इकाई पटल्ला कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्नौज पर शासन करने वाले राजवंशों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कन्नौज पर शासन करने वाले राजवंश, तो इनमें सबसे पहले आएंगे मौखरी वंश, फिर पुष्यभूति वंश, ओलिकर वंश और सबसे अंत में आएंगे प्रतिहार वंश। तो तीन, एक, दो और चार, 6 नंबर ऑप्शन। मोखरी, पुष्यभूति, ओलिकर और प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिहार काल का प्रमुख कला केंद्र था। प्रतिहार काल का प्रमुख कला केंद्र कौन सा था? ओसिया। ओसिया जो जोधपुर में है। ओसिया में सबसे प्रमुख पंचायतन शैली में बना एक सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिहार सत्ता को कन्नौज में स्थापित करने वाला था। प्रतिहार सत्ता को कन्नौज में स्थापित करने वाला कौन था? नागभट्ट सेकंड। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक के काल में राष्ट्रकूट इंद्र थर्ड ने कन्नौज को पूरी तरह नष्ट कर दिया? कौन से प्रतिहार शासक के काल में राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय ने जो कन्नौज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था? तो महिपाल के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों ने मुस्लिमों को चुनौती दी थी? किस वंश के शासकों ने जो मुस्लिमों को चुनौती दी थी? प्रतिहार शासकों ने। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 738 ईस्वी में किस गुर्जर शासक ने अरबों को परास्त किया? 738 ईस्वी में कौन से गुर्जर शासक ने जो अरबों को परास्त किया था? नागभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 711 ईस्वी में किसके नेतृत्व में सिंध के दाहिर पर आक्रमण हुआ था? सिंध के दाहिर पर आक्रमण 711 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो उबैदुल्लाह। ए नंबर ऑप्शन। खिलाफत के पूर्वी प्रांतों के वायसराय इजाज ने उबैदुल्ला को सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा, लेकिन वह हार गया। उसके पीछे गया बुदेल भी पराजित हुआ। तब हजाज ने अपने भतीजे व दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा। इस समय उम्मयद वंश का अल वलीद फर्स्ट खलीफा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ है? कौन से अभिलेख के अंदर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ है? तो सासानी अभिलेख में। 6 नंबर ऑप्शन। तो ये थे गुर्जर प्रतिहार शासकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम करते हैं दूसरे वंश के बारे में। दूसरा वंश गुर्जर प्रतिहार के बाद चौहान वंश। चौहान वंश से संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने चौहानों को माना है, चौहानों को सूर्यवंशी माना है। 2 नंबर ऑप्शन। मध्य एशिया विदेशी से चौहानों की उत्पत्ति कर्नल जेम्स टोड ने, विदेशी मूल कर्नल जेम्स टोड, वी स्मिथ और विलियम क्रूक ने अग्निकुंड से उत्पत्ति मानी चौहानों की चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो में, मुहणोत नैणसी व सूर्यमल मिश्र ने सूर्यवंशी बताया चौहानों को। जी.एच. ओझा ने पृथ्वीराज विजय में, हमीर महाकाव्य में, हमीर रासो में और सुरजन सच्चरित में चौहानों को चंद्रवंशी बताया। हास्य शिलालेख में, अचलेश्वर मंदिर अभिलेख में। ब्राह्मण वंशी बताया बिजोलिया शिलालेख में दशरथ शर्मा ने, गोपीनाथ शर्मा ने, डॉक्टर भंडारकर ने और जान कवि कायम खा रासों के अंदर। इसके अलावा चौहानों को इंद्र के वंशज कहा। रायपल का सेवाड़ी अभिलेख जो पाली के अंदर है, इसमें चौहानों को इंद्र के वंशज बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौहानों का मूल स्थान कौन सा था? सपादलक्स। 6 नंबर ऑप्शन। सपादलक्स जांगल प्रदेश में सांभर के आसपास था, आसपास का क्षेत्र था। यह चौहानों का मूल स्थान था। इसी कारण इन्हें सपादलक्ष्य नृपति भी कहा गया है। बिजोलिया शिलालेख
बिजोलिया शिलालेख, हमीर महाकाव्य, सुरजन चरित, प्रबंध कोश के सपाद लक्ष्य, सांभर के चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव चौहान था, जिसने लगभग 551 ईस्वी में सपाद लक्ष्य में चाहमान राज्य की स्थापना की और अहिच्छत्रपुर को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांभर के चौहानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सांभर के चौहानों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया, इसका उल्लेख बिजोलिया शिलालेख में मिलता है, ये सही है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। इन्होंने अहिच्छत्रपुर नागौर को अपनी राजधानी बनाया था। वासुदेव चौहान ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो तारागढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था यह वासुदेव चौहान ने नहीं बल्कि यह करवाया था अजयराज ने। तो द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। कौन सा कथन सही नहीं है? द नंबर ऑप्शन। चौहान शासक अजयराज 1105 से 33 ने 1113 में अजमेर नामक नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। अजमेर में बीठली पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे गढ़ बीठली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांभर कस्बा किसने बसाया। सांभर कस्बा किसने बसाया था? तो यह बसाया था अजयपाल ने। 7वीं सदी में अजयपाल ने सांभर कस्बा बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाकंभरी के किस चौहान शासक की रानी आत्मप्रभा या रुद्राणी। किस चौहान शासक की रानी आत्मप्रभा या रुद्राणी रुद्राणी थी, जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी। तो वह रानी कौन थी शाकंभरी के चौहान शासक की? तो वह किस चौहान शासक की रानी थी? तो यह थी चंदन राज की रानी। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुवक किस वंश का शासक था। गुवक जो कौन से वंश का शासक था? चहमान का। द नंबर ऑप्शन। गुवक प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट का सामंत था। इसके पश्चात चंद्रराज सेकंड, गुवक सेकंड, चंदनराज, वाकपतिराज, विंध्यराज, सिंहराज, विग्रहराज सेकंड शासक बने। हर्षनाथ मंदिर प्रशस्ति 973 ईस्वी के अनुसार सिंहराज गुर्जर प्रतिहार शासक देवपाल का सामंत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चौहान शासक ने जाबालीपुर का नाम ज्वालापुर कर दिया। कौन से चौहान शासक ने जाबालीपुर का नाम है जो बदलकर ज्वालापुर कर दिया था? तो यह क्या था? विग्रहराज चतुर्थ ने। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज को परामर्श देने वाला था। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज को परामर्श देने वाला कौन था? कदम्बास। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौहान शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। चौहान शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले अजयराज, फिर जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय। बे नंबर ऑप्शन। अजमेर के चौहान शासक अजयराज 1105 से 1133 ईस्वी, उसके पश्चात अर्नोराज या आनाजी 1133 से 55, जगदेव 55 से 58, बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 63, अपारंगई, उसके पश्चात पृथ्वीराज सेकंड, सोमेश्वर जो 1169 से 77 और उसके पश्चात जो पृथ्वीराज थर्ड जो 1177 से 1192 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी। कवि बांधव की उपाधि जो कौन से चौहान शासक को प्राप्त थी? तो यह उपाधि थी विग्रहराज चतुर्थ की। 6 नंबर ऑप्शन। बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ स्वयं विद्वान था, जिसने हरिकेली नाटक की रचना की, जिसमें महाभारत काल के दौरान अर्जुन व शिव के मध्य हुए युद्ध का उल्लेख है। इसके कुछ अंश अजमेर के कुछ कुछ अंश जो अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े पर तथा इंग्लैंड के ब्रिस्टल चर्च में राजा राम मोहन राय की कब्र पर लिखे गए हैं। गौरतलब है कि बिसलदेव ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला सरस्वती मंदिर संस्कृत पाठशाला निर्मित करवाई, जिसे मोहम्मद गौरी के सेनापति व बाद में
वह बाद में दिल्ली सल्तनत के शासक बने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तित कर दिया। कर्नल टोड ने इसे हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम व पूर्णतः परिष्कृत नमूना कहा है। टोंक जिले का बिशलपुर कस्बा व बिशल सागर बांध भी विग्रह राज द्वारा निर्मित है। विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण जयानक भट्ट ने विग्रह राज को कवि बांधव की उपाधि दी थी। बिशलदेव के राजकवि सोमदेव ने विग्रह राज नाटक की रचना की थी, जिसमें इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी व बिसल देव के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। इनके एक अन्य दरबारी नरपति नाहले ने बिसल देव रासों की रचना की, जिसमें परमार राजा भोज की बेटी राजमती व बिसल देव के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने शैव मतावलंबी होने के बावजूद धर्मघोष सूरी के आग्रह पर एकादशी के दिन पशु वध पर रोक लगाई थी? कौन से चौहान शासक जिन्होंने शैव मतावलंबी होने के बावजूद भी धर्मघोष सूरी के आग्रह पर एकादशी के दिन पर पशु वध पर रोक लगाई थी? बिसल देव ने। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस निम्नलिखित में से किसके किसके काल को चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसके काल को जो चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है? बिसलदेव के काल को। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख उत्कीर्ण किया गया? किसके शासनकाल में जो दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख उत्कीर्ण किया गया? बिसलदेव चौहान। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोमर वंश के शासक को पराजित कर दिल्ली पर चौहानों का आधिपत्य स्थापित करने वाला पहला चौहान शासक था। तोमर वंश के शासक को पराजित कर दिल्ली पर चौहानों का आधिपत्य स्थापित करने वाला पहला चौहान कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। 1157 में दिल्ली के तोमर वंशीय शासक तंवर को पराजित कर साम्राज्य विस्तार कर दिल्ली पर अधिकार करने वाला विग्रहराज चतुर्थ प्रथम चौहान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अर्णोराज की नहीं है? कौन सी इसमें उपाधि है जो अर्णोराज की नहीं है? तो महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक, ये तीनों उपाधियां अर्णोराज ने ली थी। प्रताप लंकेश्वर की जो उपाधि है यह सोमेश्वर की है, ना कि अर्णोराज की। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर में कल्प वृक्ष का निर्माण किसने करवाया? अजमेर में कल्प वृक्ष का निर्माण किसने करवाया था? सोमेश्वर ने। डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवबोध व धर्मघोष जैसे विद्वान किस चौहान शासक के दरबार में थे? देवबोध व धर्मघोष जैसे विद्वान है जो किस चौहान शासक के दरबार में थे? अर्णोराज के दरबार में। ए नंबर ऑप्शन। अजमेर का प्रथम चौहान शासक जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए। अजमेर का प्रथम चौहान शासक जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे, यह किए थे अजयराज ने। इनकी रानी सोमलेखा ने भी अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान तृतीय कितने वर्ष की आयु में शासक बने? पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो कितने वर्ष की आयु में शासक बने थे? 11 वर्ष की आयु में। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 जो राय पिथौरा और दल पुंगल विश्व विजेता के नाम से लोकप्रिय थे। चौहान चहामान वंश के एक राजा थे। इनका जन्म 1166 में गुजरात के तत्कालीन राजधानी अनहिल पाटन या अनहिलवाड़ा में हुआ था। इनके पिता का नाम सोमेश्वर व माता का नाम कर्पूरी देवी था। पृथ्वीराज को विरासत में मिला राज्य उत्तर में थानेश्वर से लेकर दक्षिण में जहाजपुर मेवाड़ तक फैला हुआ था। अल्पायु में शासक बनने के कारण पृथ्वीराज की माता ने बुद्धिमानी से शासन संचालन किया। इस कार्य में मुख्यमंत्री कदमवास और सेनापति भुवनमल का उल्लेखनीय सहयोग रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजपूत राज्यों को हड़पने का क्रम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजपूत राज्यों को हड़पने का क्रम क्या था? तो सबसे पहले इसमें आएगा रणथंबोर जो 1301 में रणथंबोर विजय की थी अलाउद्दीन ने। दूसरे नंबर पर आएगा चित्तौड़गढ़ जो 1303 में। तीसरे नंबर पर सिवाना जो 1308 में। और चौथे नंबर पर जालोर है जो 1311 में। तो रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, सिवाना और जालोर। 6 नंबर ऑप्शन। अलाउद्दीन ने गुजरात 1299 में हमला और 1304 में कब्जा किया। जैसलमेर पर 1299, रणथंबोर 1301, चित्तौड़ 1303, मालवा 1305, सिवाना 1308,
जालोर 1311 राज्यों पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भंडारकों के दमनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। भंडारकों के दमनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं पृथ्वीराज तृतीय। द नंबर ऑप्शन। पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 में गुड़गांव व हिसार के आसपास बसी हुई भंडानक नामक उपद्रवी जाति को पराजित किया तथा अपने राज्य की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया। भंडानक सतलज प्रदेश की एक जाति थी जो गुड़गांव हिसार में बसने के बाद भरतपुर अलवर मथुरा क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज तृतीय के काल में निम्नलिखित घटनाओं का क्रम क्या था। पृथ्वीराज तृतीय के काल की निम्नलिखित घटनाओं का क्रम पूछा है। सबसे पहले नंबर पर है पृथ्वीराज ने महोबा के परमार्थ देव चंदेल को हराया। पृथ्वीराज ने महोबा के परमार्थ देव चंदेल को जो हराया था यह हराया था 1182 के अंदर। दूसरे नंबर पर है पृथ्वीराज तृतीय व चालुक्य नरेश भीमदेव सेकंड की सेना के बीच नागौर का युद्ध। यह नागौर का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 1184 ईस्वी में। तीसरे नंबर पर पृथ्वीराज द्वारा भंडारकों का दमन। भंडारकों का दमन यह भी 1182 में। और नागार्जुन के विद्रोह का दमन जो गुड़गांव का युद्ध हुआ था यह हुआ था 1178 में। तो इसमें सबसे पहले यह गुड़गांव का युद्ध नागार्जुन के विद्रोह का दमन आएगा जो 1178 का है। उसके पश्चात पृथ्वीराज द्वारा भंडारकों का दमन 1182 का। पृथ्वीराज के महोबा के परमार्थ देव चंदेल को हराया यह भी 1182 का। और सबसे लास्ट में जो आएगा पृथ्वीराज तृतीय व चालुक्य नरेश भीमदेव सेकंड की सेना के बीच नागौर का युद्ध जो 1184 का है। तो 4, 3, 1 और 2 6 नंबर ऑप्शन। 1178 गुड़गांव का युद्ध। अपारंगई के छोटे भाई नागार्जुन के द्वारा विद्रोह कर गुड़गांव पर कब्जा करने के बाद अपने मंत्री कदमवास कैमोस की सहायता से विद्रोह का दमन किया। 1182 में भंडारकों का दमन। 1182 में ही तुमुल का युद्ध महोबा के परमार्थ देव चंदेल को हराया। और 1184 में चालुक्य नरेश भीम द्वितीय की सेना के साथ नागौर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गोरी को कितनी बार हराया गया। इसके संबंध में स्रोतों में एक राय नहीं है। निम्नलिखित रचनाओं और उनमें पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गोरी को हराने की संख्याओं में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हमीर महाकाव्य में 7 बार हराने की बात की गई है। पृथ्वीराज प्रबंध में 8 बार, पृथ्वीराज रासो में 21 बार और प्रबंध चिंतामणि में 26 नहीं बल्कि प्रबंध चिंतामणि में मोहम्मद गोरी को 23 बार हराने का उल्लेख है। तो द नंबर इसका सुमेलित नहीं है। ए, ब और स सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम नाट्य रंभा। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वागीश्वर व विद्यापति गौड़ नामक विद्वान किस चौहान शासक के दरबार में थे। वागीश्वर व विद्यापति गौड़ नामक विद्वान है जो कौन से चौहान शासक के दरबार में थे। पृथ्वीराज तृतीय। ए नंबर ऑप्शन। जयानक, जनार्दन, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज भट्ट, विश्वरूप, आशाधर जैसे विद्वान भी पृथ्वीराज के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालोर में चौहान वंश का संस्थापक था। जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था। कीर्तिपाल। द नंबर ऑप्शन। नाडौल शाखा के कीर्तिपाल चौहान ने 1181 ईस्वी में जालोर को परमारों से छीनकर अपने अधिकार में लिया और वहां सोनग्रा चौहान वंश की स्थापना की। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर तथा किले का नाम सुवर्णगिरी सोनगढ़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन दो शासकों के बीच झगड़े का एक कारण आबू के शासक सलक की पुत्री इच्छिनी से विवाद था। किन दो शासकों के बीच झगड़े का जो कारण है यह आबू के शासक सलक की पुत्री इच्छिनी से विवाह का था। तो यह झगड़ा था पृथ्वीराज चौहान और भीमदेव सेकंड के मध्य। इच्छिनी देवी या अच्छन कुमारी आबू के परमार शासक सलक जैत सिंह की बेटी इच्छिनी पृथ्वीराज तृतीय से विवाह करना चाहते थे। भीमदेव ने भी अपनी आकांक्षा के चलते आबू पर आक्रमण किया। जैत सिंह ने सोमेश्वर चौहान से सहायता मांगी। इसी युद्ध में सोमेश्वर की मृत्यु हुई। पृथ्वीराज व इच्छिनी ने विवाह कर लिया। त्राइन के द्वितीय युद्ध में
अपने पति को छुड़ाने निकली इच्छिनी की तीर लगने से मृत्यु हो गई। जालोर के चौहान शासक के संस्थापक कीर्तिपाल के उत्तराधिकारी समर सिंह ने अपनी बेटी लीला देवी का विवाह गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड से के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाकंभरी का वह चौहान शासक कौन था जिसने 1105 ईस्वी में पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आई 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा और परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो यह था प्रथम पृथ्वीराज प्रथम की विस्तृत जानकारी जीर्ण माता मंदिर रेवासा सीकर से में प्राप्त 1105 ईस्वी के एक अभिलेख में मिलती है। प्रबंध कोश पुस्तक में राजशेखर ने पृथ्वीराज प्रथम को तुर्क सेना का विजेता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार शाकंभरी के किस चौहान शासक की उपाधि वेरीगढ़ थी। पृथ्वीराज रासो के अनुसार शाकंभरी के किस चौहान शासक की उपाधि जो वेरीगढ़ थी तो गोविंदराज थर्ड की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो यह करवाया था अर्णोराज ने। 6 नंबर ऑप्शन। अजमेर में आना सागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। अजमेर में आना सागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण है जो अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम चौहान शासक था। महाराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था तो यह था वाकपति राज। चंदन राज के पश्चात शाकंभरी के चौहान वंश का शासन संभालने वाले वाकपति राज ने महाराज की उपाधि धारण की। वाकपति राज के बेटे लक्ष्मण चौहान ने लगभग 960 ईस्वी में चावड़ा राजपूतों से स्वतंत्र होकर नाडोल के चौहान वंश की स्थापना की। लक्ष्मण चौहान ने ही नाडोल के दुर्ग नाडोल में ही कुल देवी आशापुरी माता का मंदिर बनवाया। उसके उत्तराधिकारी शोभित ने भीनमाल के शासक मान परमार को पराजित कर भीनमाल पर अपना शासन स्थापित किया। इसी वंश के कीर्तिपाल चौहान ने लगभग 1177 ईस्वी में मेवाड़ शासक सामंत सिंह को पराजित कर मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। लगभग 1205 ईस्वी में जालोर के चौहान ने नाडोल पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चौहान शासक के साथ चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह ने अपनी पुत्री कंचन देवी का विवाह किया था। निम्नलिखित में से किस चौहान शासक के साथ चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह ने अपनी पुत्री कंचन देवी का विवाह किया था। अर्णोराज ने। बे नंबर ऑप्शन। 1134 में अर्णोराज के साथ हुए संघर्ष में पराजय के बाद सिद्धराज जयसिंह ने अर्णोराज के साथ संधि कर ली और अपनी बेटी कंचन या कांचन देवी का विवाह अर्णोराज के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला कि पृथ्वीराज ने दिल्ली में पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज ने दिल्ली में पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की मोहम्मद गोरी के हाथों हार हुई थी। हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज ने गोरी के अधीनस्थ शासक के रूप में अजमेर में शासन किया था। तो ये तीनों कथन सत्य है। चौथा कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार तराइन के मैदान में बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए पृथ्वीराज वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो पृथ्वीराज रासो में वीर गति को प्राप्त नहीं बल्कि मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज को बंदी बनाकर ले जाया गया था। इस बात का उल्लेख पृथ्वीराज रासो करता है। ड नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गया और उसकी दोनों आंखों की रोशनी छीन ली। पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्र बरदाई को बुलाया। चंद्र बरदाई ने शब्द भेदी बाण प्रदर्शन के समय एक दोहे के माध्यम से दरबार में मोहम्मद गोरी की स्थिति के बारे में बताया और पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को मार गिराया। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज की कटार से हत्या कर स्वयं आत्महत्या कर ली। मिनहाज उस सिराज के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु उत्तरायण के मैदान में ही हो गई थी। हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज ने गोरी के अधीनस्थ शासक के रूप में अजमेर पर शासन किया। एक सिक्के पर एक तरफ मोहम्मद बिन शाम और दूसरी तरफ पृथ्वीराज अंकित है। हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज द्वारा गोरी से पराजय का बदला लेने का षड्यंत्र
करने की जानकारी मिलने पर उसने पृथ्वीराज को मार दिया और उसके पुत्र गोविंदराज को अजमेर का शासक बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्णोराज चौहान के 4 पुत्रों में से कौन पितृहंता था? अर्णोराज चौहान के 4 पुत्रों में से पितृहंता कौन था? तो यह था जगदेव। जगदेव 1155 में अपने पिता की हत्या कर शासक बना। 3 वर्ष बाद विग्रहराज चतुर्थ जो 1158 से 63 तक शासक रहा। फिर अपारंगेय शासक बना। पारगांगेय की हत्या जगदेव के बेटे पृथ्वीराज सेकंड ने की, जो 1164 से 69 तक शासन किया था और शासक बन गया। पृथ्वीराज की निसंतान मृत्यु के बाद सोमेश्वर शासक बना। इस प्रकार अनुराज के चारों पुत्र शासक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में आहला व उदल वीरता पूर्वक लड़ते हुए मारे गए? कौन से युद्ध के अंदर है जो आहला व उदल है जो वीरता पूर्वक लड़ते हुए मारे गए थे? तो तुमुल के युद्ध में। 6 नंबर ऑप्शन। महोबा राज्य के सेनानायक आहला व उदल पृथ्वीराज चौहान व परमार्दी देव के बीच हुए तुमुल महोबा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयोगिता कथा को कपोल कल्पना मानते हैं? निम्नलिखित में से कौन है जो संयोगिता कथा को कपोल कल्पना मानते हैं? तो गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। द नंबर ऑप्शन। पृथ्वीराज रासो में उल्लिखित कथा को GH ओझा, रोमिला थापर, RS त्रिपाठी सही नहीं मानते। डॉक्टर ओझा ने इसे कपोल कल्पना बताते हुए कहा है कि प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध, प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। अबुल फजल ने भी इस घटना का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक व पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई है। नरपति नाहले ने विशलदेव रासो की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्लिका या दिल्ली, दिल्लिका या दिल्ली की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? तो दिल्ली की स्थापना की थी तोमर वंश के शासक अनंगपाल तोमर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध राजस्थान के हनुमानगढ़ स्थित तलवाड़ा झील गांव में लड़ा गया था? तो कौन सा युद्ध है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ स्थित तलवाड़ा झील गांव में लड़ा गया था? तो तराइन का युद्ध। बे नंबर ऑप्शन। तलवाड़ा झील गांव बटनेर दुर्ग के निकट स्थित है। बटनेर दुर्ग दिल्ली के मुल्तान के प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किला राय पिथौरा कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमितिक पदनाम किसके लिए इस्तेमाल होता था? तो यह इस्तेमाल होता था राजकीय ज्योतिषी के लिए। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौहानों की रणथंबोर शाखा का संस्थापक कौन था? चौहानों की रणथंबोर शाखा का संस्थापक था गोविंद राज। तो ये थे चौहान वंश से संबंधित प्रश्न। इससे पहले हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के किए। अब हम चौहानों के बाद अब करने वाले चालुक्य या सोलंकी वंश को। चालुक्य या सोलंकी वंश। पहला प्रश्न है कि गुजरात के चोलुक्य शासक थे। गुजरात के चोलुक्य शासक कौन थे? तो यह क्षत्रिय थे। कुमारपाल की बड़नगर प्रशस्ति के अनुसार गुजरात के चोलुक्य या सोलंकी वंश की उत्पत्ति ब्रह्मा के चलुक कमंडल से हुई है। सोलंकी शासक अग्नि कुल से उत्पन्न राजपूतों में से एक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चालुक्य शासकों का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित चालुक्य शासकों का सही क्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो शासक आएंगे वो आएंगे कर्ण। कर्ण जो 1064 से 1094 तक इन्होंने शासन किया था। दूसरे नंबर पर आएंगे जयसिंह सिद्धराज जो 1094 से 1143 तक शासक रहे थे। तीसरे नंबर पर आएंगे कुमारपाल जो 1143 से 1172 तक। और चौथे नंबर पर आएंगे भीमदेव जो चालुक्य शासकों में सबसे अंतिम शासक थे। भीमदेव सेकंड 10वें नंबर शासक। तो सबसे पहले कर्ण, फिर जयसिंह, कुमारपाल और भीमदेव। ए नंबर ऑप्शन। गुजरात के चालुक्य या सोलंकी शासक मूलराज फर्स्ट 941 से 955 ईस्वी, चामुंडराज, दुर्लभराज
भीमदेव फर्स्ट 1022 से 64, कर्णराज 1064 से 94, जय सिंह सिद्धराज 1094 से 1143, कुमारपाल 1143 से 72, अजयपाल मूलराज सेकंड और भीमदेव सेकंड अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालुक्य राजवंश की कितनी शाखाएं या धाराएं थी। चालुक्य राजवंश की शाखाएं कितनी थी? तो चालुक्य राजवंश की शाखाएं थी 3 शाखाएं। चालुक्य राजवंश दक्षिणी चालुक्यों से पृथक की 3 धाराएं हैं। इनमें से सबसे प्राचीन मध्य भारत के मतमपुर से शासन करता था तथा इस खूट के आरंभिक शासकों में सिद्धवर्मन, संधव और अवन्यवर्मन का नाम आता है। मूलराज फर्स्ट ने एक दूसरे खूंट की नींव रखी तथा अनहिल पालक, जिन्हें अनहिलवाड़ा भी कहा जाता है, को अपनी राजधानी बनाया। बरप्पा ने लाट में इस वंश के तीसरे खूंट की नींव रखी, जिसका राजनीतिक केंद्र दक्षिण गुजरात का भृगुकच्छु अब्रोच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलंकी शासक कुमारपाल को जैन धर्म में किसने दीक्षित किया? सोलंकी शासक कुमारपाल को जैन धर्म में किसने दीक्षित किया था? हेमचंद्र ने। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चालुक्य या चालुक्य शासक ने नवरात्रि पर बकरे की बलि पर रोक लगाई? निम्नलिखित में से किस चालुक्य या चालुक्य शासक ने नवरात्रि पर बकरे की बलि पर रोक लगाई थी? कुमारपाल ने। बे नंबर ऑप्शन। कुमारपाल पहले शैव था और हेमचंद्र के प्रभाव से जैन धर्म ग्रहण करने के बावजूद वह शिव स्तुति से जुड़ा रहा। उसके सभी अभिलेख शिव की स्तुति से प्रारंभ होते हैं और वह जैन नवकार मंत्र का जाप करता था। उसने परम अहर्थ और उमापति लब्ध लवण प्रसाद की उपाधि ग्रहण की। उसने नवरात्रि पर बकरे की बलि पर रोक लगाई, पशु हत्या पर रोक लगाने के लिए अपने मंत्रियों को काशी भेजा, द्यूत क्रीड़ा, जुआ, शराब विक्रय व वेश्यावृत्ति पर रोक लगाई, कसाईयों को अपना काम छोड़ने के एवज में 3 वर्ष की आय के बराबर धन देकर उसकी क्षतिपूर्ति की, विधवाओं व निसंतान मरने वालों की संपत्ति को राज्य द्वारा जब्त करने पर रोक लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चालुक्य शासक ने अंतिम रूप से सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? किस चालुक्य शासक ने अंतिम रूप से सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? कुमारपाल ने। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद भीमदेव फर्स्ट ने भी पत्थर से इसका निर्माण करवाया था। बाद में चालुक्य शासकों में अंतिम रूप से कुमारपाल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमारपाल कालीन बड़नगर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कुमारपाल कृत बड़नगर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो यह की थी श्रीपाल ने। श्रीपाल जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल का दरबारी था। उसने वैरोचन पराजय की भी रचना की थी। हेमचंद्र भी जयसिंह और कुमारपाल का दरबारी था, जिसने दयाश्रय महाकाव्य कुमारपाल चरित इसी का एक भाग है। दयाश्रय महाकाव्य और त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित की रचना की। जयसिंह सूरी भी कुमारपाल के दरबार में था। उसने कुमार भूपाल चरित की रचना की। कुमारपाल चरित में गुजरात के सोलंकी शासकों के विवरण के साथ साथ संस्कृत व प्राकृत व्याकरण नियमों का भी विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्य शासक जैनियों के संहारक के रूप में कुख्यात हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्य शासक है जो जैनियों के संहारक के रूप में कुख्यात हुआ? अजयपाल। अजयपाल 1172 से 76 कट्टर शैव था और उसने परम महेश्वर की उपाधि धारण की। उसने दुर्गा के भक्त ब्राह्मण मंत्री कपर्दिन और जैन आचार्य रामचंद्र की हत्या करवाई। उसने अनेक जैन धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करवाया और जैन साधुओं की हत्या करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के चालुक्य वंश की मुख्य शाखा की राजधानी थी। गुजरात के सोलंकी वंश के मुख्य शाखा की राजधानी कौन सी थी? अनहिलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी द्वारा 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय चालुक्य शासक कौन था? महमूद गजनवी ने 1025 में
सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया उस समय चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदय सुंदरी कथा का लेखक है। उदय सुंदरी कथा का लेखक सोडल। उपरोक्त सभी चालुक्यकालीन विद्वान हैं। सोडल ने उदय सुंदरी कथा व मेरुतंग ने प्रबंध चिंतामणि की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकों और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। सबसे पहली पुस्तक है द्वाश्रय काव्य। द्वाश्रय काव्य जो हेमचंद्र कृत है। दूसरे नंबर पर है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि जो मेरुतंग की रचना है। तीसरे नंबर पर है कुमार भूपाल चरित। कुमार भूपाल चरित है जो जयसिंह सूरी की रचना है। और चौथे नंबर पर है कीर्ति कौमुदी। कीर्ति कौमुदी की जो रचना की थी यह रचना की थी सोमेश्वर के द्वारा। तो डी, सी, ए और बी, ए नंबर ऑप्शन। गुजरात के चालुक्य या चालुक्य वंश के इतिहास की जानकारी हेतु प्रमुख ग्रंथों में हेमचंद्र का द्वाश्रय काव्य, मेरुतंग कृत प्रबंध चिंतामणि, सोमेश्वर कृत कीर्ति कौमुदी, जयसिंह हरि कृत कुमार भूपाल चरित आदि का उल्लेख किया जा सकता है। भारतीय साहित्य के अतिरिक्त मुसलमान लेखकों अल-गर्दिजी, इब्न अल-अथहर, हसन निजामी आदि के विवरणों से तुर्कों तथा चालुक्यों के संघर्ष का परिचय प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के एक जैन सामंत ने दिलवाड़ा के आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया? निम्नलिखित में से किस शासक के एक जैन सामंत ने दिलवाड़ा के आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया था? भीमदेव फर्स्ट ने। बे नंबर ऑप्शन। भीमदेव फर्स्ट ने गुजरात के पाटन में भीमेश्वर देव व भटारिका के मंदिरों का निर्माण करवाया। भीमदेव के जैन सामंत विमल शाह ने आबू पर्वत, सिरोही, राजस्थान में 1031 ईस्वी में आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सोलंकी शासक ने कर्णावती नगर बसाया? किस सोलंकी शासक ने कर्णावती नगर बसाया और त्रैलोक्य मल की उपाधि ग्रहण की थी? तो यह की थी कर्ण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सोलंकी शासक ने अपनी पुत्री का विवाह चौहान शासक अर्णोराज के साथ किया? कौन से सोलंकी शासक ने अपनी पुत्री का विवाह चौहान शासक अर्णोराज के साथ किया था? जयसिंह ने। जयसिंह ने शाकंभरी के चौहान शासक अर्णोराज को परास्त किया, लेकिन बाद में उससे मित्रवत संबंध बनाते हुए अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह उससे कर दिया। जबकि कुमारपाल के काल में अर्णोराज ने अपने पराजय के बाद अपनी पुत्री जाहलन का विवाह कुमारपाल से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक के अल्पवयस्क होने के कारण मयनल देवी ने उसके संरक्षिका के रूप में शासन किया? कौन से चालुक्य शासक के अल्पवयस्क होने के कारण मयनल देवी ने उसके संरक्षिका के रूप में शासन किया था? तो क्या था? जयसिंह के समय। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालुक्य शासक जयसिंह के संबंध में चालुक्य शासक जयसिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कि उसने मैनल देवी की सलाह पर सोमनाथ की यात्रा में तीर्थ कर समाप्त किया, तो यह सही है। उसने आबू पर्वत पर एक मंडप में 7 गजारोही मूर्तियां लगवाई। आबू पर्वत पर एक मंडप में 7 गजारोही मूर्तियां लगवाई थी। उसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर बनवाया था। उसने उज्जैन में सहस्त्रलिंग नाम झील बनवाई थी। तो सहस्त्रलिंग नामक जो झील बनाई थी उज्जैन में नहीं बल्कि यह पाटन में बनवाई थी। द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। पाटन में सहस्त्रलिंग नामक झील बनवाई। अधिकांश सोलंकी शासकों की तरह वह भी शैव था, लेकिन जैन धर्म के प्रति भी वह उदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने खंबात में तोड़ी गई एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की? कौन से शासक ने खंबात में तोड़ी गई एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो यह की थी जयसिंह सिद्धराज ने। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयसिंह सिद्धराज द्वारा सहस्त्रलिंग झील के किनारे कितने शिवलिंग स्थापित किए गए? जयसिंह सिद्धराज के द्वारा सहस्त्रलिंग झील के किनारे कितने शिवलिंग स्थापित किए गए थे? तो 1008 शिवलिंग। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात के पाटन में। इसका निर्माण गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था?
तो गुजरात के चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वह था मूलराज। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनका राज्य जैन धर्म मानने वालों तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनी व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध था। किनका राज्य जो जैन धर्म मानने वालों तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनी व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध था, तो चालुक्यों का राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वंशों और उनके संस्थापकों को सम्मिलित कीजिए। वंश और उनके संस्थापक। सबसे पहला है सोलंकी या चालुक्य वंश। सोलंकी या चालुक्य वंश के जो संस्थापक है वो है मूलराज। दूसरे नंबर पर है पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक है गोपाल। तीसरे नंबर पर है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों के संस्थापक है दंतिदुर्ग। और चौथे नंबर पर है मैत्रक। मैत्रक के जो संस्थापक है वो है भट्टारक। 4 नंबर ऑप्शन। तो बी, सी, ए और डी, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। कौन से भारतीय शासक ने सबसे पहले मोहम्मद गौरी को परास्त किया था, तो मूलराज सेकंड ने। बे नंबर ऑप्शन। फारसी स्रोतों में भीम द्वितीय द्वारा जबकि भारतीय स्रोतों में मूलराज सेकंड द्वारा मोहम्मद गौरी को पराजित करने की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालुक्य साम्राज्य में प्राकृत व संस्कृत में लिखित लेख पद्धति विषय है। चालुक्य साम्राज्य में प्राकृत व संस्कृत में लिखित लेख पद्धति का विषय है कानूनी दस्तावेज। ए नंबर ऑप्शन। तो ये था चालुक्य वंश या सोलंकी वंश। इससे पहले हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में और चौहान वंश के बारे में पढ़ा, फिर चालुक्य या सोलंकी वंश के बारे में पढ़ा। हाँ, अब हम एक और नए वंश चंदेल वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। चंदेल वंश। पहला प्रश्न है कि चंदेल वंश के संबंध में कौन से कथन सत्य है। चंदेल वंश के बारे में सत्य कथन कौन सा है। पहला कि इसकी स्थापना लगभग 831 ईसा पूर्व में नन्नुक ने की थी। नन्नुक के द्वारा इसकी स्थापना की गई, यह सही है। इसकी राजधानी खजुराहो थी। नन्नुक ने नृप तथा महीपति की उपाधियां ली थी। तो तीनों ही ऑप्शन इसके राइट है। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेजाक भुक्ति के निम्नलिखित चंदेल शासकों का सही क्रम क्या है। जेजाल भुक्ति के चंदेल शासकों का क्रम पूछा है, तो इसमें सबसे पहले आएंगे हर्ष। हर्ष के बाद धंगदेव, विद्याधर और परमार्दी देव। 4, 3, 2 और 1, द नंबर ऑप्शन। जेजा भुक्ति के चंदेल नन्नुक, वाकपति, जयशक्ति, विजय शक्ति। विजय शक्ति के बाद राहिल, हर्ष, यशोवर्मन या लक्ष्मण वर्मन, धंग, गंड, विद्याधर, विजयपाल, देववर्मन, कीर्तिवर्मन, शैलंक्ष वर्मन, पृथ्वीवर्मन, मदन वर्मन, परमार्दी देव, परमल और त्रिलोक्य वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चंदेल शासक ने प्रतिहार शासक महिपाल को राज्य वापस प्राप्त करने के लिए सहयोग किया। किस चंदेल शासक ने जो प्रतिहार शासक महिपाल को राज्य वापस प्राप्त करने के लिए सहयोग किया था, तो यह क्या था, हर्ष ने। 6 नंबर ऑप्शन। हर्ष 900 से 925 ईस्वी को खजुराहो अभिलेख में परम भट्टारक कहा गया। राष्ट्रकूट शासक इंद्र थर्ड के द्वारा प्रतिहारों को परास्त करने के बाद हर्ष ने महिपाल को पुनः राज्य प्राप्त करने हेतु सहायता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेजा भुक्ति किसका प्राचीन नाम था। जेजा भुक्ति जो किसका प्राचीन नाम था, तो यह था बुंदेलखंड का। द नंबर ऑप्शन। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के पश्चात बुंदेलखंड के भूभाग पर चंदेल वंश के स्वतंत्र शासन प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजा भुक्ति है। महोबा से प्राप्त एक लेख से पता चलता है कि इस वंश के तीसरे शासक जयशक्ति, जिसका प्राकृत रूप जेजा या जेजा मिलता है, ने अपने द्वारा शासित प्रदेश का नामकरण अपने नाम पर जेजा भुक्ति अथवा जेजाक भुक्ति किया। कालांतर में इसी का नाम जुजोती तथा बुंदेलों के नाम पर बुंदेलखंड भी पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहारों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया। निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहारों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया था। यशोवर्मन ने। द नंबर ऑप्शन। यशोवर्मन ने खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। इसमें प्रतिहार शासक देवपाल से प्राप्त वैकुंठ मूर्ति को उसने प्रतिष्ठापित करवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेलों ने। ए नंबर ऑप्शन। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। 1138 ईस्वी में ब्रिटिश इंजीनियर टी.एस. भट्ट ने खजुराहो मंदिरों की खोज की। एफ.सी. मेसी ने सर्वप्रथम इन मंदिर का चित्रण किया। 1986 ईस्वी में यूनेस्को ने खजुराहो मंदिरों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिरों में निम्नलिखित में से कौन सा शैव मत से संबंधित नहीं है? खजुराहो मंदिरों में जो निम्नलिखित में से कौन सा जो शैव मत से संबंधित नहीं है? तो ललगुआ मंदिर और दुल्हादेव मंदिर, ये दोनों शैव संप्रदाय से संबंधित है। मातकेश्वर मंदिर यह भी शैव का है। जो जो ज्वारी मंदिर है जो शिव को नहीं बल्कि विष्णु को समर्पित है। तो द नंबर ऑप्शन। खजुराहो में विष्णु को समर्पित मंदिर ज्वारी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर विष्णु के वैकुंठ स्वरूप को समर्पित, वराह मंदिर और वामन मंदिर। खजुराहो में शिव को समर्पित मंदिर है ललगुआ मंदिर, मातकेश्वर मंदिर, दुल्हादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। गर्भगृह में शिव है, वहीं आलय में विष्णु की मूर्ति है। खजुराहो में सूर्य को समर्पित मंदिर है चित्रगुप्त मंदिर। खजुराहो में जैन मंदिर है पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर और गंठई मंदिर। अन्य मंदिरों में जगदम्बी मंदिर, पार्वती मंदिर, 64 योगिनी मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर सूर्य मंदिर स्थित है? कौन से स्थानों पर है जो सूर्य मंदिर है? तो सूर्य मंदिर ओसिया में है, अरसौली में है, कोणार्क में और खजुराहो में। इन चारों ही स्थानों पर है जो सूर्य मंदिर स्थित है। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम चंदेल शासक कौन था? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम चंदेल शासक कौन था? धंग। द नंबर ऑप्शन। इसे चंदेलों की स्वतंत्रता का वास्तविक जन्मदाता भी कहा जाता है। फरिश्ता ने लिखा है कि शाही वंश के शासक जयपाल को सुबुक्तकीन के खिलाफ सहायता भेजने वाला शासक दंग ही था। दंग ने तुला पुरुष दान संपन्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चंदेल शासक ने कालिंजर दुर्ग को जीतने में सफलता प्राप्त की? किस चंदेल शासक ने जो कालिंजर दुर्ग को जीतने में सफलता प्राप्त की थी? तो यह की थी यशोवर्मन ने। 6 नंबर ऑप्शन। सर्वप्रथम यशोवर्मन ने कालिंजर दुर्ग जीता और फिर धंग ने कालिंजर को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया। बाद में प्रतिहार शासक को पराजित करने के बाद पुनः कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित कर दी और बाद में खजुराहो ही चंदेलों की राजधानी रही। खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण धंग के काल में हुआ। धंग ने वहां जिननाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर आदि का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चंदेल शासक ने प्रयाग स्थित गंगा यमुना संगम में जल समाधि ले ली? किस चंदेल शासक ने जो प्रयाग स्थित गंगा यमुना संगम में जल समाधि ली थी? धंग ने। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चंदेल शासक का महमूद गजनवी के साथ संघर्ष हुआ? कौन से चंदेल शासक का जो महमूद गजनवी के साथ संघर्ष हुआ था? विद्याधर का। द नंबर ऑप्शन। चंदेल शासक विद्याधर को महमूद गजनवी का सफल प्रतिरोध करने वाले एकमात्र भारतीय शासक के रूप में याद किया जाता है। 1019 ईस्वी में गजनवी द्वारा कन्नौज पर आक्रमण के समय प्रतिहार शासक राज्यपाल ने बिना प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे क्रोधित होकर विद्याधर ने कन्नौज पर आक्रमण कर राज्यपाल की हत्या कर दी और उसके पुत्र त्रिलोचन पाल को शासक बनाया। महमूद गजनवी ने चंदेलों पर आक्रमण किया लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। 1022 में पुनः गजनवी ने आक्रमण कर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और फिर कालिंजर दुर्ग पर घेरा डाल दिया, लेकिन वह इस दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका और दोनों ने संधि कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदेल शासक कीर्तिवर्मन के राजकवि जिन्होंने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन के राजकवि जिन्होंने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी वह थे कृष्ण मिश्र। 6 नंबर ऑप्शन। कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की।
जगनिक ने आह्ला खंड की रचना की, जिसमें आह्ला को धर्मराज युधिष्ठिर तथा उदल को भीम का अवतार कहा। आह्ला व उदल महोबा के वीर सेनापति थे, जो परमार्दी देव व पृथ्वीराज के बीच युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। 1182 में हुए इस युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई, लेकिन पृथ्वीराज के वापस लौटते ही 1183 में परमार्दी देव ने पुनः महोबा पर अधिकार कर लिया। यहाँ के अभिलेख में उसे दर्शनाधिपति कहा गया। महोबा को महोत्सव नगर भी कहा जाता है। भट्ट यशोधर धंग के समय धर्माधिकारी मुख्य न्यायाधीश था। वह काशी का निवासी था। धंग ने इसे काशी में एक गांव दान दिया। प्रभास धंग वह गंड के समय प्रधानमंत्री था। यह न्याय दर्शन का विद्वान था। मदन वर्मा के समय से मऊ प्रस्तर लेख से पता चलता है कि विद्याधर का यशस्वी मंत्री शिवनाग था, जो प्रभास का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदेलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। चंदेलों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि अभिलेखों में चंदेलों की उत्पत्ति चंद्रमा से बताई है। चंदेल अभिलेखों में देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। चंदेलों की राजधानी कन्नौज थी, कन्नौज नहीं थी। चंदेलों का संस्थापक ननुक था, ये सही है। 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चंदेल शासक का मुस्लिम लेखकों ने नंद और अविद्या नाम से उल्लेख किया। किस चंदेल शासक का मुस्लिम लेखकों ने नंद और विद्या नाम से उल्लेख किया था, तो विद्याधर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का जो निर्माण करवाया था, यह विद्याधर ने करवाया था। 2 नंबर ऑप्शन। कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो, छतरपुर, मध्य प्रदेश में चंदेल शासक विद्याधर द्वारा निर्मित है। यह खजुराहो मंदिरों के सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक का एक नाम लक्ष्मण वर्मन था। कौन से चंदेल शासक का एक नाम है जो लक्ष्मण वर्मन था, तो यशोवर्मन का। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चंदेल वंश के इतिहास को जानने में सहायक एक साहित्यिक स्रोत नहीं है। चंदेल वंश को जानने में साहित्यिक स्रोत कौन सा नहीं है, तो आह्ला खंड, प्रबंध कोश और प्रबोध चंद्रोदय, इन तीनों से चंदेल वंश की जानकारी मिलती है। राज तरंगिणी में चंदेल वंश की कोई जानकारी नहीं मिलती। 2 नंबर ऑप्शन। कृष्ण मिश्र का प्रबोध चंद्रोदय, राजशेखर का प्रबंध कोश, चंद्रबरदाई के परमाल रासो व पृथ्वीराज रासो, जगनिक का आह्ला खंड के अलावा इब्न अल अतहिर व हसन निजामी ने चंदेल शासनकाल की जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। पहला कि जब कोई योद्धा राजा के लिए युद्ध करते हुए उत्कृष्ट पराक्रम दर्शाते हुए वीर गति को प्राप्त होता है, तब उसके आश्रितों को जीविका के लिए भूमि प्रदान की जाती थी, जिसे मृत्युकुवर्ती कहा जाता है, तो यह बात सही है। दूसरा है कि एक चंदेल शिलालेख में ऐसी ही मृत्युकुवर्ती के अनुदान का विवरण है। एक चंदेल शिलालेख में ऐसी ही एक मृत्युकुवर्ती का अनुदान का विवरण है, तो दोनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैर से कांटा निकालती स्त्री का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कहां से प्राप्त हुआ। पैर से कांटा निकालती हुई प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कहां से प्राप्त हुआ था, यह हुआ खजुराहो से। खजुराहो मंदिरों में, पार्श्वनाथ मंदिरों में पैर से कांटा निकालती स्त्री व आंखों में काजल लगाती अप्सरा की मूर्तियां, कंदरिया महादेव मंदिर में नाग कन्या की मूर्ति व आंख बंद किए शांत मुद्रा में 2 अप्सराएं, दुल्हादेव मंदिर में पगड़ी धारण किए हुए गंधर्व, लक्ष्मण चतुर्भुज मंदिर में जम्भरण भाव में दर्पण देखते अप्सरा, विश्वनाथ मंदिर में परस्पर आलिंगनबद्ध गंधर्व की मूर्ति प्रसिद्ध है। चित्र बनाते स्त्री की मूर्ति भी खजुराहो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर वास्तुकला के निम्नलिखित भागों को नीचे से ऊपर के क्रम अर्थात आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आएगा अधिष्ठान, फिर जगति, आमलक और कलश। 3, 4, 2 और 1। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के भाग नीचे से ऊपर अधिष्ठान, फिर जगति, कपोत, अर्धमंडप, महामंडप
ओरु श्रृंग, लघु शिखर, गिरिवा, आमलक और सबसे ऊपर आता है कलश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर की वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? खजुराहो मंदिरों की वास्तुकला के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये बलुआ पत्थर से बने तो ये सत्य है, ये नागर शैली में बने ये भी सत्य है, इनके आंतरिक भागों में कामुक कलाकृतियां हैं तो इनके आंतरिक भागों में नहीं बल्कि सिर्फ बाह्य भागों में ही कामुक कलाकृतियां हैं। 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। स्तंभों और अभिलेखों का निर्माण महापाषाणों से किया गया है। स्तंभ और अभिलेखों का निर्माण जो महापाषाणों से किया गया है यह सही है, तो 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। यहाँ बे टाइप हो रखा है 6 नंबर। सिर्फ बाह्य भाग में कामुक कलाकृतियां बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शासकों के नाम और उनके वंशों के नाम दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर पर है नन्नुक। नन्नुक जो है चंदेल शासक है। दूसरे नंबर पर है वाकपति राज। वाकपति राज जो परमार है। तीसरे नंबर पर गोविंद। गोविंद जो राष्ट्रकूट शासक है। और महेंद्र पाल। महेंद्र पाल जो गुर्जर प्रतिहार शासक है। नन्नुक चंदेल, वाकपति राज परमार, गोविंद राष्ट्रकूट और महेंद्र पाल जो गुर्जर प्रतिहार। सी, बी, ए और डी। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मठों, मंदिरों व स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो मठों, मंदिरों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? तो सांची। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत काल 12वीं शताब्दी का एक गणितज्ञ था? कौन सा राजपूत काल का एक गणितज्ञ था? राजपूत काल जो 12वीं शताब्दी है इसका एक गणितज्ञ कौन था? वराहमिहिर। बे नंबर ऑप्शन। भास्कराचार्य ने संस्कृत भाषा में सिद्धांत शिरोमणि की रचना की जो 4 भागों में विभाजित है। लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय। तो ये थे प्रमुख चंदेल वंश के शासकों के या चंदेल वंश के राजवंशों के प्रश्न। आज की क्लास में हमने गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, चालुक्य सोलंकी वंश और चंदेल वंश के बारे में किया। इस चैप्टर के बाकी बचे जो वंश है परमार वंश, गहड़वाल वंश, कलचुरी चेदी वंश, पाल वंश और सेन वंश, इन सभी वंशों के बारे में हम कल की क्लास में करेंगे। बाकी जो 100 क्वेश्चन और बचे इनको हम कल की क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।